हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूके SSSC के जो लेटेस्ट सिलेबस है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब जब से देखिए सिलेबस आप लोगों का आया है, एडवर्टीज़मेंट जब से निकली है, तब से आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो गए हैं। आप लोगों में काफ़ी इस चीज़ को है कि सिलेबस हमारा पूरा का पूरा चेंज हो गया है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर न्यू ऐड ऑन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें पुराने सिलेबस से हटा दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपके मन में दिमाग में चल रही हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे पुराने सिलेबस में थी वो सारी की सारी अब हटा दी गई हैं, कौन कौन सी नई सिलेबस के अंदर हमारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई हैं। तो सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने परिचित के साथ शेयर भी कीजिए ताकि किसी और की हेल्प भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भी पुराना सिलेबस। आप सभी को पता है कि हमारे पुराने सिलेबस के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर हम टोटल यूनिट की बात करें तो 16 से 17 यूनिट हुआ करती थी। पर अगर बाय नेम अगर हम टॉपिक की बात करें, यानी कि हम अपने यूनिट की बात करें, तो 11 यूनिट में उसे कंप्राइज किया गया था। तो ये तो बात थी हमारी पुराने सिलेबस की। लेकिन अगर हम नए सिलेबस की बात करें तो नए सिलेबस के अंदर जैसा आप लोगों ने देखा है काफ़ी यूनिट को मर्ज कर दिया गया है और वहीं कुछ यूनिट को उन्होंने रिमूव भी कर दिया है पूरी तरीके से। तो कुल मिला के इसके अंदर 6 यूनिट इन्होंने बचाई हुई हैं। उन 6 यूनिट को हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि हमारे देखिए ओल्ड सिलेबस के अंदर पहला यूनिट हुआ करता था, अगर आपने देखा होगा, इससे स्टार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओल्ड सिलेबस के अंदर आप देखेंगे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सेम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। दूसरी अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसकी बात करें तो ये भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे एज इट इज़ है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके प्रीवियस सिलेबस में भी था और नए सिलेबस के अंदर भी है, जिसके अंदर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, डेथ है, डिसोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होती हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो अगर हम पुराने सिलेबस को देखें तो इसके अंदर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग था, मेथड एंड विदाउट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम था, अलग से था उसके अंदर, लेकिन बेसिक सा था। लेकिन इसके अंदर जो नया एड ऑन किया है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये नया एड ऑन वाली चीज़ है आपकी यहाँ पे MS ऑफिस को इसके अंदर ऐड कर दिया है। MS ऑफिस के टूल बेसिकली, जिसके अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारी चीज़ें MS ऑफिस के टूल को यहाँ पे ऐड किया गया है। और साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे मांगी गई है इसके अंदर, जिसमें कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेमोरी है और डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपसे पूछी गई है। ये लास्ट सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था, एडवर्टीजमेंट जब निकला था तब भी मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहली चीज़ नोट करने लायक ये है कि आपके उसमें इसको ऐड ऑन किया गया है। किसको ऐड ऑन किया गया है? जो आपका MS ऑफिस टूल है और इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आप देख सकते हैं इस चीज़ को अलग से यूनिट बना भी दी है उन्होंने, सब यूनिट इसको बना दिया है। तो ये यहाँ पे ऐड किया गया है। और इसके बाद अगर हम GST की बात करें तो GST पुराने में हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन उसकी यूनिट जो है वहाँ पे थी। तो लेकिन नई वाले में सिर्फ आपसे बोला गया है इसके अंदर कि आपका GST का बेसिक नॉलेज पूछा गया है, प्लस इसके अंदर एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हैं वो आपके हर टॉपिक में ऐड कर दिए हैं। मींस हर आपके जो आपका कहीं ना कहीं यूनिट है उसके अंदर डाल दिया गया है। तो पहले यूनिट के अंदर इतना डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले भी था, अभी भी इसके अंदर है। अब कुछ टॉपिक्स आगे आएंगे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं यूनिट वाइज जा रहा हूँ। अब आप लोग इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पूरे यूनिट को लेके मत चलना। जो आगे को टॉपिक आएंगे वो कौन से यूनिट से कवर किए गए हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं पुराने सिलेबस को बेस मान के यहाँ पर चल रहा हूँ। फिर लास्ट में मैं बात करूँगा कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, GST की बात हमने कर ली। GST लास्ट टाइम थोड़ा डिटेल में था, वो सारी चीज़ें अभी कवर करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के लिए वो मोर देन सफिशेंट है। जो लास्ट वाला
प्रोवाइड मैंने आप लोगों को करा था स्टडी मटेरियल, तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अंदर सब कुछ था बेसिकली। उसके अंदर IGST से GST ये सारे टैक्सेस भी थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी था। इसके अलावा उसके अंदर और चीज़ें भी थी, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक पूछा गया है। सेकेंड यूनिट जो आपकी एडवांस अकाउंटिंग की यूनिट बनती थी, उसकी बात अब यहाँ पे कर लेते हैं। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आप देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेज सिस्टम, कंसाइनमेंट, डिपार्टमेंट, ब्रांच, ये सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से नए सिलेबस के अंदर रिमूव कर दिया गया है। ये कुछ भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, CS, अमलगमेशन, ऑब्जॉर्प्शन, होल्डिंग कंपनीज, लिक्विडेशन, ये भी पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये उनके लिए एक तरीके से अच्छी बात है जिन लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनसे डर लगता है। तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि मोर देन 50% जो सिलेबस है उसको आपका थ्योरेटिकल कर दिया गया है। और ये उनके लिए बुरी बात है जिन लोगों को थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लगती है, थोड़ी सी पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाएंगे कि आपको थ्योरेटिकल बेस को अपना मजबूत करना पड़ेगा। चलिए, सेकेंड यूनिट की बात हो गई। अब हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट हमारा इसके प्रीवियस सिलेबस के अंदर हुआ करता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारा सब कुछ था और ये इसके अंदर भी रिटेन किया गया है। और ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो आपके हैं उसको एडिशन देके सेम यूनिट को रिटेन किया गया है। टॉपिक उसके अंदर सेम ही है, लेकिन बाइफरकेशन कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसीजंस के अंदर वही आते हैं आपके, जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, तो ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही यहाँ पे कवर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही कवर होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एम्फेसिस कर दिया है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया है, बाकी चीज़ें इसके अंदर सेम हैं। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क रिटर्न इवैल्यूएशन जो है, ये पुराने सिलेबस के अंदर हुआ करता था, लेकिन ये नए सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क रिटर्न इवैल्यूएशन आपका इसके अंदर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट हमारा हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसके अंदर रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ करता था। तो नए सिलेबस के अंदर रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो को रिटेन किया गया है। यानी कि आपने जो रेशियो एनालिसिस लास्ट टाइम पढ़ा था, वही रेशियो एनालिसिस अभी भी है, वो चेंज नहीं होता है। बेसिकली रेशियोज वही रहते हैं, वही टॉपिक अभी नए वाले में भी है। पुराने वाले में फंड फ्लो स्टेटमेंट भी था, तो फंड फ्लो को हटा दिया है, बस यहाँ पे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही रखा गया है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, लेकिन नए सिलेबस के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसको यहाँ पे ऐड किया गया है नए टॉपिक को। ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे, वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने किस तरीके से पूरे का पूरे यूनिट को यहाँ पे रिमूव कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल आप देख सकेंगे सब कुछ रिमूव कर दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिकन्सिलेशन वगैरह तो इसके अंदर इंक्लूड एटलीस्ट करना चाहिए था, पर यहाँ पे सिलेबस के अंदर नहीं है। जिसमें हम लोग वेरिएंसेस पढ़ते थे, वेरिएंसेस भी हटा दिए हैं, इसके अंदर वेरिएंसेस भी नहीं है। लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, तो वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, रिकन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स भी हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, आप सभी को पता है। इसके अंदर पूरे जो बजटिंग था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी, वो सब कुछ डिसीजन मेकिंग के जो हमारे टूल्स थे वो सब यहाँ पे हटा दिया गया है। और यहाँ पे जैसा कि फ़ंड फ्लो और कैश फ्लो की बात यहाँ पे भी थी, तो फ़ंड फ्लो कैश फ्लो की जगह पे सिर्फ कैश फ्लो को रिटेन किया गया है, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग की। तो मनी एंड बैंकिंग का पुराना जो टॉपिक था उसमें भी था मनी एंड बैंकिंग, अभी भी है। लास्ट टाइम टाइप्स से फंक्शंस ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, RBI, मॉनेटरी पॉलिसीज एक्सेट्रा, ये था। और इसके अंदर बेसिकली मैक्सिमम जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे रिटेन किए गए हैं, जैसा कि आपका टाइप्स ऑफ मनी है, या इसके अलावा आपका RBI की वर्किंग है, इस चीज़ को यहाँ पे रखा गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी यहाँ पे रखा गया है, बट इसके अंदर कुछ टॉपिक को ऐड कर दिया है, जैसे ई बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट। क्योंकि आप सभी को पता है ये जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं
इंट्रोड्यूस करने के लिए इन सब चीज़ों की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर ई बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट, जिसके अंदर हम नेफ्ट पढ़ेंगे, आरटीजीएस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ जो मेथड्स मोड्स ऑफ पेमेंट हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेथड को यूज किया गया है, ऐड कर दिया है इन टॉपिक को इसके अंदर। और इसके अलावा अगर बात करें इश्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पे पुराने उसमें था, और इसके अंदर है फोकस शिफ्ट टू मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम लाइक डिजिटल पेमेंट। तो पुराने टाइम में हमारा जो सिलेबस पुराना सिलेबस था उसके अंदर हमारे पास में ट्रेडिशनल सिस्टम था कहीं ना कहीं, अब वो आगे अभी आपके उसमें मॉडर्न डिजिटल पेमेंट में चेंज हो गया है। तो मनी एंड बैंकिंग में ये चेंजेस आप देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो फंक्शंस थे उसकी बेसिक यहाँ पे था। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया, जिसके अंदर सेबी को भी इंक्लूड किया गया है। सेबी के क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर्स जो है लास्ट सिलेबस के अंदर नहीं हुआ करता था, और अभी स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है करंट सिलेबस के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इसके अंदर भी पहले नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ पे ऐड कर दिया इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ये पुराने सिलेबस के अंदर ये टॉपिक हुआ ही नहीं करता था, अभी ये नया ऐड इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर जो मैक्सिमम आपके टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, जैसे आपके ट्रेड से रिलेटेड हो गए, आपके कहीं ना कहीं इसके अंदर लेटर जो आपके एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, शिपिंग बिल्स है, इन सब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। और इसके अलावा इसके अंदर WTO और इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट्स को भी ऐड किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पुराने टॉपिक के अंदर यानी कि पुराने सिलेबस के अंदर आपके पास नहीं हुआ करता था, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट को लाया गया है। ये भी पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे ब्रांडिंग की, क्या प्राइसिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, पॉलिसीज़ क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, प्रमोशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो लिमिटेड एक्सेस था, इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से लास्ट सिलेबस के अंदर देखा गया था बिजनेस एनवायरनमेंट को, लेकिन अभी इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एस्पेक्ट आपसे पूछा गया है। और इसके अलावा डज नॉट इंक्लूड डिमोनेटाइजेशन एंड LPG पॉलिसी। तो लास्ट सिलेबस के अंदर आपका ये दोनों टॉपिक भी नहीं हुआ करते थे, जिसमें डिमोनेटाइजेशन और LPG यानी कि जो आपकी LPG पॉलिसी है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं था। अभी यहाँ पे ये टॉपिक भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन है और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। बेसिकली 1991 की ये जो पॉलिसी है इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी यहाँ पे कवर कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये जो टॉपिक है इसको कवर किया था, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था लास्ट टाइम। और डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड था, अभी ये आपका अलग से बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। बस चीज़ें उसके अंदर वही हैं जो लिमिट वाली मैंने आप सभी को बताई थी। अब उसके बाद बात करेंगे हम इसके अंदर नेक्स्ट यूनिट की, वो आपका यहाँ पे है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी था और अभी भी यहाँ पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और डिमांड इलास्टिसिटी था, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। लेकिन अभी के टॉपिक में हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी ऐड कर दिया है। बेसिकली जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी अच्छे से समझ में उसको आ जाएगी, तो ये इसके अंदर यहाँ पे ऐड हुआ है। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। तो इस इंडिफरेंस कर्व की वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, मैंने अपलोड भी करी हुई है। और मैं बेसिकली इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इस एग्ज़ाम में नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम है,
PhD का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस कर्व के, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना अभी से। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पहले भी इसके अंदर था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी इसके अंदर है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो यहाँ पे है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ें वही हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी है, डिसवर्जन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है और टाइम सीरीज है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक वही रखे गए हैं। एक आपका टाइम सीरीज को हटा दिया गया है इसके अंदर, जहाँ पे आपका इंडेक्स नंबर को लाया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे स्कैटर डायग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैटर डायग्राम वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन में जो है डेटा से और इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इनके करैक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्कैटर डायग्राम वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। इंडेक्स नंबर आप लोगों को देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे सैम्पलिंग हो गया, डेटा कलेक्शन के मेथड्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट पहले भी आपको इंपॉर्टेंट बताई थी और ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रिटेन्ड हैं, पहले से हैं। सिर्फ इसके अंदर आप देख पाएंगे इंडेक्स नंबर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये 2-3 चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पे टैक्सेशन। टैक्सेशन आप सभी को पता है, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया गया है और ये नई सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ऑडिटिंग भी पूरा का पूरा यहाँ पे हटा दिया गया है और ऑडिटिंग भी नई सिलेबस के अंदर नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी इसके अंदर हटा दिया गया है, अलग से यूनिट इसके अंदर हुआ करती थी। ये जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है इसको भी ख़त्म कर दिया, यानी कि इस यूनिट को भी हटा दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें वो है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ भी हमारा पूरा का पूरा हटा दिया है। सिर्फ इसके अंदर एक जो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये वाला, वो आपका 2019 वाला, उसे छोड़ दिया, बाकी सभी एक्ट को हटा दिया है। और इसके अंदर हाँ एक चीज़ और, सेबी वाला आपके काम आ सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके काम आ सकता है। बस 2 एक्ट इसके अंदर हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है बात। बाकी चीज़ें आपके इसके अंदर हटाई दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एनालिसिस हमने इसका किया है, कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने इसके अंदर इसका डाला हुआ था, ताकि आप लोगों को एक जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर नई ऐड हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें पुरानी हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। अब इसके अंदर बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट की मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि हम लोग कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम उसके अंदर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, सारी चीज़ें। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर की जो सिलेबस है वो मैक्सिमम सिलेबस कुछ चीज़ों को छोड़ के, 1-2 यूनिट को छोड़ के, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस वाला आपका यूनिट है इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है आई थिंक, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो यूनिट है वो आपके लिए नया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला जो यूनिट है वो आपके लिए नया है, जिसके बिज़नेस वाले में इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड है बेसिकली, और तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं छोटे मोटे जो आपके ऐड हुए हैं इसके अंदर, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसका देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है कि अभी आपके पास में टाइम इसके अंदर लिमिटेड है। अगर हम कोर्स को रीडिज़ाइन करने पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके 1 से 1 महीने के अराउंड आपका लगेगा। अगर 1 महीना ना भी लगा तो 2 हफ्ते के अराउंड तो इसके अंदर मिनिमम आपका टाइम पीरियड लगता है। तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे प्रीवियस जो स्टडी मटेरियल है उससे अगर कवर हो जा रहे हैं तो उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके अंदर ही उसी कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को एनरोल करूंगा, जिसमें कि हमारे 15 यूनिट थे उसका टोटल स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। अब ये सिर्फ इस एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए नहीं है, जो ये 15 यूनिट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके फर्दर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपका अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ सभी में पूछा जाता है, जो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस है। जो इनकम टैक्स है वो हर जगह पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। GST है वो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसलिए ऑडिट है वो भी है हमारा, मैक्सिमम जो आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें उससे रिलेटेड आती हैं। तो मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा वो पुराने कोर्स में ही आपको एनरोल करूंगा,
जो ओल्ड हमारा कोर्स है, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स है, मैं उसमें ही आपको यहाँ पे इनरोल करूँगा। प्लस जितने भी न्यू टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। जितने भी नए आपके टॉपिक ऐड हुए हैं उन सभी को हम उसी जो हमारा ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है पेड स्टूडेंट का, उसी में मैं उस स्टडी मटेरियल को भी आपको प्रोवाइड करूँगा जो जो नए सिलेबस में नए टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है बात। इससे होगा क्या, आप लोगों को तैयारी का मौका भी मिल जाएगा और साथ में आपके रिवीजन भी अच्छे से होगी। प्लस और एडिशनल कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को छोड़ के, तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में जो अभी एग्ज़ाम निकलता है हर साल, बेसिकली वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर की भी निकलती है वहाँ पे, तो उसमें ये सारी की सारी यूनिट पूछी जाती हैं इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, अभी भी मैं आपको दे रहा हूँ 8394948137। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्स की इंक्वायरी के लिए, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फाइनल एनालिसिस है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मेरे से छूट गए हैं, हो सकता है मैंने उन चीज़ों पे उससे निकल गए हों दिमाग से, तो उस चीज़ को आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक अभी और रह गए हैं जिनको कवर किया जाना है। ठीक है बात। तो उसको आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक भी नए इसके अंदर ऐड हुए हैं और इनको कवर किए जाने चाहिए। ठीक है बात। तो ये तो टोटल बात रही आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड आपके सिलेबस और आपके कोर्स की। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, किस तरीके से आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के अंदर पढ़ के जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ के भी गए हैं, अगर एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया तो फिर आप सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपके अंदर, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, नॉलेज से आएगा। एक चीज़ होता है पढ़ना और एक चीज़ होता है आपका समझना। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा, आपने रट के सब चीज़ें याद कर ली, सब कुछ पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर उसी जो कंसेप्ट है उसको घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। लेकिन आप समझ के अगर पढ़ेंगे, कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे, तो फिर आपके उस कंसेप्ट, एक कंसेप्ट से 5 क्वेश्चन भी अगर बनते हैं तो उस चीज़ को आप कवर कर लेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और जितने भी वीडियोज़ मैंने, जितना भी पेड स्टूडेंट के ग्रुप है या फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डाली हुई हैं, उसमें मैं फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे करता हूँ ताकि आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहे कि ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कंसेप्ट याद है तो फिर आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन आपके कुछ भी आए, आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।